आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डिजिटल बैठक, जहां माय इंडिया माय लाइफ गोल्स एक ऐसा अभियान है जो TV9 नेटवर्क, कला और संस्कृति मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल है, इसको आगे बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य है हमारे पर्यावरण को बचाने की पहल, जो एक मजबूत कड़ी बने, जिससे कि लोगों के प्रति जागरूकता बढ़े और लोग पर्यावरण को बचाने के लिए इस प्रयास से जुड़े। और इस प्रयास से जुड़ने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे ग्रीन वॉरियर। आपको बता दें कि अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में प्रत्येक 4 देखी गई प्रजातियों में से एक को ग्रह से मिटा दिया जाएगा, और उसे मिटाएंगे हम में से ही कोई लोग और व्यक्तियों द्वारा। प्रत्येक वृक्ष प्रकृति से की जाने वाली मांगों को पूरा करने के लिए आपको बताएं कि 1.6 यानी 1.6 पृथ्वियां लगेंगी। इसलिए प्रकृति के साथ हमारे बंधन को चिन्हित किया जाना चाहिए। जो भोजन हम खाते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, और वह जलवायु जो सभी रूपों से हर आवास को संभव बनाती है। प्रकृति के हमें कई आपदाओं से बचाती है और कई लोगों की आजीविका में योगदान भी देती है। हमारी प्रकृति द्वारा हमें दिए गए सभी विशेष अधिकारों के बावजूद हम फिर भी इसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हम सभी को अपने स्तर पर अपना योगदान देने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसा ही योगदान दिया हमारे ग्रीन वॉरियर्स ने। आज का टॉपिक हमारे हीरोज़ हैं, हमारे ग्रीन वॉरियर्स हैं, जिन्होंने सेल्फलेसली अपने बारे में नहीं सोचा, अपने घर के बारे में नहीं सोचा, प्रकृति को ही अपना बच्चा माना, प्रकृति को ही अपनी फैमिली माना और प्रकृति के प्रति अपना पूरा जीवन दे दिया। इस ऐसे ही कुछ ग्रीन वॉरियर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र सूरा हैं हमारे साथ ग्रीन वॉरियर, अफरोज शाह हैं हमारे साथ हमारे दूसरे ग्रीन वॉरियर, कानाराम मेवारा हैं हमारे तीसरे ग्रीन वॉरियर, और राजेश शुक्ला हमारे साथ ग्रीन वॉरियर। अब ग्रीन वॉरियर से मैं इनको आपका एक तरह से परिचय दे रही हूँ, और इनसे ज़्यादा मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि इतने बड़े पैनल के साथ मुझे मौका मिल रहा है इनके साथ जुड़ने का, इनसे बात करने का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिजिटल बैठक में जुड़ने के लिए। सबसे पहले राजेश जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। आपका क्या कहना है, ये जो ग्रीन वॉरियर की जो अब हमारे साथ एक बैठक हो रही है, लोग इसे देखेंगे, लोग आप सभी को देखेंगे, आप एक इंस्पिरेशन है एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े व्यक्ति तक के लिए, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष का हृदय से आभार, धन्यवाद कि हम लोग जैसे जो ग्रीन बैरियर्स आपने हम लोगों को बनाया है हमारे कार्यों को देखते हुए, और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। आज पूरा विश्व पर्यावरण से जूझ रहा है, और पर्यावरण हमारा सुदृढ़ हो, मजबूत हो, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण मिले, इस निमित्त यह पर्यावरण का कार्य जो सारे लोग कर रहे हैं वो धन्यवाद की बात है। जहां तक हमारी बात है, मैं काशी नगरी से हूं, और जहां के आधिपति पुराधिपति स्वामी वो देवादिदेव महादेव हैं। और आप देखेंगी कि देवादिदेव महादेव स्वयं अनादिकाल से प्रकृति को संतुलन स्थापित करने का ही संदेश दे रहे हैं। आप उनका चित्रण देखें, वो हमें बताते हैं कि हमें प्रकृति में, पर्यावरण में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते रहना है। और इसी निमित्त 9 वर्ष पूर्व जब हमने यह कार्य प्रारंभ किया, माँ गंगा के तट पर, माँ गंगा के किनारे जब लोगों को बताना चाहा, लोगों को समझाया कि हमें अपने गंगा के किनारे को स्वच्छ रखना है, जल का संरक्षण करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, और यह एक आंदोलन बन के खड़ा हुआ। और पिछले 9 वर्षों में जो कार्य हमने किया है वो आज प्रत्येक राज्यों के जो लोग हैं उसको भी लोग अनुसरण कर रहे हैं उसका, और हम सब मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारा पर्यावरण जो जल संरक्षण के प्रति हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गंगा माँ के लिए हम सभी को जागरूक कर रहे हैं, वो निरंतर सतत प्रक्रिया में जारी रहे, और अपने कार्यों में हम निरंतर रोजाना एक घाट पर जा करके
लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को मजबूत रखना है, हमें गंदगी नहीं करनी है और माँ गंगा के किनारे कुछ भी गंदगी ना हो, यह बताना, गंगा की तलहटी के अंदर जाकर के, गंगा के अंदर जाकर के सफाई करना बिल्कुल, और माँ गंगा की आरती करना, जल संरक्षण के बारे में लोगों को बताना, पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना, यह सभी कार्य हम घाटों पर ही नहीं बल्कि स्कूली बच्चों को स्कूल में जाकर के भी पिछले 9 वर्षों में हम समझाते रहे हैं और इसका सुखद परिणाम यह सामने आया है कि आज वाराणसी में गंगा के घाट बहुत साफ सुथरे और गंदगी मुक्त नजर आते हैं। कोई जब पर्यटक वाराणसी में आजकल 4 से 5 लाख पर्यटक रोजाना आ रहे हैं और उनको यदि गंगा के घाट स्वच्छ सुंदर दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से हम यह मानते हैं कि हमारे द्वारा पिछले 9 वर्षों से किया गया कार्य वो फलीभूत हो रहा है और लोग हमारे द्वारा किए गए कार्यों से भी एक प्रेरणा लेकर अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में भी यह कार्य कर रहे हैं और हम बिल्कुल इस ओर आशान्वित हैं कि हमारा कार्य भी निरंतर आगे बढ़ता रहे और लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, जल संरक्षण के प्रति जागरूक हों, अधिक से अधिक पौधे लगाएं, उसका संरक्षण भी करें। इस निमित्त यह सतत प्रक्रिया हमारे द्वारा और जो भी बैरियर्स यहाँ, ग्रीन बैरियर्स यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा भी की जा रही है। हम ईमानदारी पूर्वक यह कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे, हम आशान्वित हैं। बिल्कुल। राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अफरोज शाह है हमारे साथ, मुंबई से जुड़ रहे हैं। अफरोज, आपने भी बहुत करीब से देखा है कि किस तरह मुंबई के समुद्र तटों में कचरा हुआ है, लोग आ रहे हैं और एक कॉन्शियसनेस जो है वो मिसिंग है कि नहीं, हमें गंदा नहीं करना है समुद्र को, पानी को साफ रखना है, या वो हार्मफुल है वहाँ जितने भी जो जीवन है जो उस सी में जो पल रहा है। तो आपका क्या कहना है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा ये? क्योंकि आपने जब अपना सफ़र शुरू किया है, जाहिर सी बात है अकेला ही किया होगा, सोचा होगा कि हाँ मुझे नहीं करना, ये एक कॉन्शियस एफर्ट आपकी तरफ से आया होगा। उसके बाद कितना चैलेंजिंग रहा किसी और से बात करना, उनकी सोच को बदलना? क्योंकि खुद तो आप कॉन्शियस हैं, वो जाहिर सी बात है आपके लिए इजी एफर्ट नहीं रहा होगा, लेकिन किसी और की सोच को बदलना कितना डिफिकल्ट रहा और कितना चैलेंजिंग रहा ये पूरा सफर आपके लिए, और कितना चैलेंजिंग रहता है फॉर दैट मैटर? श्रुति जी, आपने जो बात की कॉन्शियसनेस की, ये तो हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री रहा है हमारे देश का। जो 1910 से 1943 में जो कुछ हुआ हमारे देश में, वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। कुछ लोग शुरुआत में और फिर हर भारतीय खड़ा होके ब्रिटिश राज को ललकार रहा था कि यहाँ से जाओ। किसने सोचा था कि वो जो बोलते थे, इंग्लिश में कहावत है कि द सन नेवर सेट्स ऑन द एम्पायर, एक धोती पहने हुए आदमी, हमारे फादर ऑफ द नेशन, उनको ब्रिटिश राज को यहाँ से जाना पड़ा। और हम सबकी प्रेरणा वही है जो 1910 और 1947 के बीच में हुआ। कई लोग, कोई किनके नाम आए और किनके बिना नाम ये देश के लिए खप गए, अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी फैमिली से। सालों साल कईयों ने जेल में निकाला, कई तो मर गए, उनके नाम तक नहीं। जलियांवाला बाग आज अब उसका सिंबल रह गया है कि जाके देखो किस तरह 1600 लोगों ने गोली खाई। बिल्कुल। अब 21वीं सदी में ये तो नहीं बोला जा रहा है कि आप गोली खानी पड़ेगी, ये तो नहीं बोला जा रहा है कि आपको जाके डिफेंस फोर्स में जाके आप बॉर्डर पे जाके फाइट। जाहिर सी बात है, एक जंग से कम नहीं है ये अफरोज, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। और इतना आसान है अब छोटी छोटी चीजें करना है। हमारे इंस्पिरेशन वही लोग हैं। मैं स्कूल कॉलेज में था, हम बोलते हैं जाके बच्चों को, कोई जानता है खुदीराम बोस क्या है? एक 18 साल का लड़का जब खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं देश से प्रेम करता हूँ, ये प्लेनेट से प्रेम करता हूँ। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है, श्रुति जी, मैं आपको पहले प्रॉब्लम बता दूं फिर मैं सोल्यूशन डिस्क्राइब करूँ। प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम बातें बहुत करते हैं एज ए नेशन। आप देखो जहाँ भी डिबेट, माइक लेना, माइक पे बोलना, काम बहुत कम चालू देश में। तो ये परिभाषा को बदलना,
काम ज्यादा करो और करने के बाद फिर आप आके बात करिए उसके बाद। एक ये। दूसरा, जो 1910 और 47 के बीच में हुआ, वही जज्बे से हमको आज खड़ा रहना है। और हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर आदमी, तो ये चैलेंज जो आप वर्ड यूज करेंगे कॉन्शियसनेस श्रुति जी, और चैलेंज, ये हर जर्नी में है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि बिना चैलेंज के कुछ चीजें हुई है। बट वो चैलेंज को हंसते हुए और प्यार से लेना और उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलना, चैलेंज को, यही इंसान की लीडरशिप और उसकी जीत का वजह है। हमने जब बीच क्लीन अप शुरू किया तो हम सोचते थे कि ये बीच क्लीन अप कब खत्म होगा, होगा कि नहीं। इतने टनों टन आज 8 साल में हमने कुछ 80 मिलियन केजीज लेगेसी वेस्ट जो बोलते हैं, प्लास्टिक डेब्रीज और मरीन डेब्रीज निकाला है। तो हमको लगता था होगा कि, बट जब ये आवाज लगी कि ये देश के लिए काम है और ये हमारे पर्यावरण के लिए काम है, तो लोग सहभागी हो जाते हैं, वो बदलाव आता है। तो हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कुछ ट्रिगर की जरूरत होती है। हमारे अंदर ट्रिगर नहीं होता तो नहीं होता है, और ट्रिगर मिल जाए तो मास कम्युनिटी ज्वाइन होती है। तो ये बहुत जरूरी है श्रुति जी कि आदमी ये देश की संस्कृति और इसकी हिस्ट्री को इंस्पिरेशन बनाए। जी। हम इधर उधर देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, यहाँ इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, और आज सोशल मीडिया के टाइम में सब इंस्पिरेशन वहीं से देख रहे हैं। और जबकि जो 1910 और 47 में मेरे हिसाब से जो हुआ, 27-30-40 साल की जो जंग लड़ी, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि जब कुछ लोग डिसाइड करें कुछ चीज करने के लिए, तो उसकी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज भी मैं बड़े उससे गर्व से बोल सकता हूँ कि हम कुछ लोग यहाँ खड़े हैं जो कुछ कर रहे हैं, और उम्मीद है कि देश का हर आदमी इसमें अपना हिस्सा लगाएगा। वो आगे बढ़ के बोलेगा कि मेरी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, मैं भी कुछ करूं देश के लिए, मैं भी कुछ करूं प्लानिंग। कचरा उठाना, ट्रेनिंग देना सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, कचरा का कम करना, ये सब कॉन्सिक्वेंस है। असल तो मानसिकता है। हाँ, मैं जो बोलता हूँ हमेशा लोगों को, द पोल्यूशन बिगिंस इन द हेड एंड इट मस्ट एंड इन द हेड। तो दिमाग में शुरू हुई और वहीं उसको खत्म कर दीजिए। टोटली, वेरी 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 ब्यूटीफुली पुट अप अफरोज। आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। देवेंद्र सूरा है हमारे साथ, वो भी हमारे ग्रीन वॉरियर है। देवेंद्र जी, आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा जो भी आपने सफ़र ये किया? कहाँ से शुरुआत हुई थी? क्या क्या मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करें। श्रुति बहन नमस्ते। मैं सबसे पहले TV9 भारतवर्ष को धन्यवाद देता हूं, जो प्रकृति माँ का कार्य है, जो हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं, और इसको एक जनमानस के पहुंचाने के लिए जो कार्य आप कर रहे हो, और निश्चित तौर पर ये कार्य हर जनमानस के सहयोग से ही संपन्न हो सकता है, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है। और जितना हम ज्यादा इससे भाव से जुड़ेंगे, क्योंकि पेड़ धरती पे लगाने से पहले मन में बीजारोपण होना जरूरी है। अगर मन में बीजारोपण होगा तो निश्चित तौर पर एक दिन वो धरती पर पेड़ लगेगा, बड़ा होगा। इस तरह धीरे धीरे पूरे, जैसे हमने हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश में 1% सबसे कम है पूरे भारत में, और यहाँ चैलेंज बड़े बड़े आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बेटियों को पहले जिस तरह बेटियों का जो एक पालन पोषण है या उसको जो डाइट है, या धीरे धीरे वो बढ़ा है समाज में, ऐसे ही हरियाणा प्रदेश में जो वन क्षेत्र है या पौधारोपण का कार्य है, वो लगभग 10 साल पहले शुरू किया। और उसमें सबसे मुश्किल यही रहा कि जैसे गांव में जाते थे, लोग यही बोलते थे, भाई ये कार्य वन विभाग का है या किसी माली का है। लेकिन जब हम गांव गांव गए, विशेष तौर पर क्या होता था, लोगों से जोड़ा, बुजुर्गों को जोड़ा, मातृशक्ति को जोड़ा, उनको जोड़ के गांव गांव छोटी छोटी टीमें बनाई, और उनके तालाब पर, गौशाला में, स्कूल में, शमशान भूमि में पौधारोपण किया। और जब वो पौधे बड़े हुए, लोगों का विश्वास बना। क्या है, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बनी होती थी, मैं हिंदी में बताता हूँ, बनी जी, जिसको फॉरेस्ट लैंड बोलते थे। आज 90% फॉरेस्ट लैंड गांव से खत्म हो चुकी है। गांव उसको बोला जाता है जिसमें जनमानस के साथ, व्यक्तियों के साथ समस्त पशुधन
पक्षी, तालाब, फॉरेस्ट लैंड, इन सभी को मिला के गांव बोला जाता है। बिल्कुल। लेकिन 90% गांव से फॉरेस्ट लैंड खत्म हो चुकी है, और उसको देखते हुए हमने एक अभियान चलाया गांव गांव, ऑक्सीजन बाग। देखो, आपने फलों के बाग सुने होंगे, लेकिन ऑक्सीजन बाग ऐसा बाग जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दे, सैकड़ों पक्षियों का आश्रय बने, तो जिससे आसपास के 10 से 15 गांव को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। उसमें क्या देखा हमने कि गांव में जनमानस ने 2000 आदमी, 3000 आदमी आके पौधारोपण करते हैं, अपने भाव को जोड़ते हैं और उसको बाद में पानी देते हैं, और उनको पेड़ों की प्रजातियों के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे इसी तरह आपने इस भारत भूमि पर 1730 में पर्यावरण क्षेत्र में जो क्रांति शुरुआत की थी, वो हमारी मां अमृता देवी ने शुरू की थी। वो नारी शक्ति जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है, उन्होंने जो पेड़ों के बचाव के लिए अपनी ही जान नहीं दी, अपनी 3 बेटियों की भी जान दे दी। तो उनकी प्रेरणा से 363 व्यक्तियों ने जान दे दी। तो मैं ये मानता हूं उससे बड़ी क्रांति इस भारतवर्ष में हो नहीं सकती, और उसी की प्रेरणा से आज हम लगे हुए हैं यहाँ। और पिछले साल 2022 में 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर एक गांव में ऑक्सीजन बाग लगाया गया सोनीपत में, और उसमें 1100 बेटियों ने, हमारी माताओं ने, एक ऑक्सीजन बाग 1100 बेटियों ने, माताओं ने मिलकर लगाया, जो आसपास के हरियाणा प्रदेश से ही नहीं पूरे देश के लिए एक संदेश गया कि नारी शक्ति ने जो कदम उठाया है वो एक क्रांति का रूप दिया है। तो इस तरह गांव गांव गए, युवाओं को जोड़ा। जिस तरीके से हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, यहाँ लगातार नशा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में अगर हम युवाओं को एक सामाजिक, इस राष्ट्र के लिए, इस भारत भूमि के लिए ऐसे पर्यावरण के कार्य से जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक न तो वो नशा करेगा, गलत आदत नहीं करेगा। और हम यही चाहते हैं, गांव गांव जाके लोगों को जोड़ते हैं, ऑक्सीजन बाग बनाते हैं। जन्मदिन पर पौधारोपण हमने देखा 10 साल में, जन्मदिन पर पौधारोपण ने एक जन आंदोलन का रूप लिया। धीरे धीरे जैसे विवाह शादियों में, शगुन में अक्सर देखते हैं जो बेटियां हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो शगुन में पौधे देती हैं, भात में पौधे, सगाई में पौधे। एक शादी तो ऐसी हुई जिसमें दहेज की जगह पौधे ही दिए गए। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। तो मैं तो ये मानता हूं। बिल्कुल। कानाराम जी भी है हमारे साथ। कानाराम जी, आपके पास आना चाहेंगे हम। आपके लिए कितना ये चुनौतीपूर्ण रहा कि घर घर में जाकर लोगों को बताना कि प्लास्टिक जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? आपने काफ़ी कोशिश करी है सिर्फ अपने ही स्तर पर घर घर जाके लोगों को समझा के। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा, आपसे जानना चाहेंगे। जी नमस्कार आप सबका। और मेरी एक चाय की दुकान है। वैसे पहले मैं एक वेटर का काम करता था, तो वहीं से मैंने शुरुआत की। मुझे मोटिवेट किया दिलीप कुमार जी जैन ने। उन्होंने बताया कि अपना ये जवाई एरिया इतने बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ इतने लोग घूमने आते, पिकनिक पॉइंट है, अपना गाँव देखते, तो इसके लिए कुछ अवेयरनेस है ही नहीं प्रकृति के प्रति। लोग आया, खाया पिया, कचरा फेंक दिया, पिकनिक मना रहे, लोग इसको समझ ही नहीं रहे पे। प्लास्टिक के जैसे कि आप देख लो, मुंबई दिल्ली जैसे बड़े बड़े पहाड़ बनते जा रहे हैं, तो अपने गांव के लिए भी कुछ आपको करना चाहिए। आप इतने अच्छे गांव के एक अच्छे नागरिक हो। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, संपूर्ण सहयोग दिया। तो उसी को मुहिम को लेके जब मैंने घर घर शुरुआत की लोगों से प्लास्टिक के प्रति, जब ये शुरुआत की तो सबसे पहले मेरे यही मुहिम रही थी कि लोगों को बाहर फेंकने के लिए क्या आइडिया लगाओ। जब ये लैंडफिल में फेंकने से मैंने शुरुआत की थी कि जब आप 1 किलो प्लास्टिक मुझे लाके दीजिए और 1 किलो चीनी पाए। इस चीनी के चक्कर में जब मेरी ये मुहिम एक अच्छी खासी शुरुआत हो गई, तो लोगों ने अपने घर पे ही अपने घर से निकलने वाला जो भी प्लास्टिक होता है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उसी प्लास्टिक के बदले जब वो 1 किलो प्लास्टिक आज मेरे पास लाके देते थे या मुझे कॉल करते थे, मैं उनको देता था, तो उसके बदले में मैं उनको चीनी, उनको उनके जरूरत के साबुन, तेल, उनको सौंफ, या उनके बच्चों के लिए उनके जरूरत के साबुन, जरूरत की चीजें, कुछ भी वस्तुएं मैं उनको प्रदान करता था। इसी तरह से मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक मुहिम चल रही है कि भाई मैं लोगों को प्लास्टिक कम से कम यूज करने के लिए कहता हूँ और उसको घर में नहीं अवॉइड करे। एक तरह से कपड़े का थैला यूज करे
और कुछ भी आप कैसे भी पिकनिक पॉइंट में वगैरह कहीं भी जाते तो उसको कहीं फेंके नहीं, ऐसे ही अपने आप वापस अपने कपड़े के बैग में डाल के लाए और मुझे एडप्ट करे और उससे मेरा आपकी जरूरत की वस्तुएं पाए। जैसे कि मैं हर स्कूलों में जाता हूँ, गांव के आसपास के क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को ये समझाता हूँ कि आपके घर से निकलने वाला जो भी प्लास्टिक होता है आप इकट्ठा कीजिए, आपके स्कूल में लाइए, आप या मुझसे संपर्क कीजिए। तो उस माध्यम से जब बच्चों को उनके स्कूल के एजुकेशन की जरूरत की चीज होती है, बुक, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स या बड़े कुछ भी वस्तु है, जो मैं उनको देके उनको उनके अवेयरनेस के प्रति, प्रकृति के प्रति, आने वाले भविष्य के प्रति उनको जागरूकता का एक संदेश देता हूँ कि आप अभी से प्लास्टिक को अवॉइड करेंगे, कम से कम फेंकेंगे तो ये अपने लिए कितना नुकसान है, कितना क्या है। आप इसको जल में फेंकेंगे, जल कितना भी फिल्ट्रेशन होता है लेकिन कुछ अंश इसके अंदर आए जाते हैं जो अपने शरीर को निचोड़ रहे हैं। ये प्लास्टिक अपने शरीर के अंदर ही आ रहा है। आप इसको बाहर फेंकने से अपने क्षेत्र में, हमारे राजस्थान या पूरे भारत में गाय की बहुत माता के रूप में पूजा होती है। जब वो दूध का थैली अगर वो गाय खा रही है या कोई भी पशु पक्षी जानवर खा रहा है तो वो दूध अपने किसी के मनुष्य के शरीर में जा रहा है, जिससे उससे होने वाला नुकसान अपने ऊपर ही शरीर में बीमारियां पैदा कर रही है। और उसी को लेके एक नई मैं आइडिया और उनको समझाइश करके नए जागरूकता के संदेश देता रहता हूँ। और आज से हर महीने, हर हफ्ते मेरे पास 200-300 किलो लोग प्लास्टिक आता है, कलेक्शन के लिए भी जाता हूँ तो लोग समझते हैं, कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं, कुछ मेरी बहुत मदद करते हैं और इसी से मेरी नई मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल, काफ़ी सारी मुहिम चल रही हैं और पर्यावरण को बचाया जाए, पेड़ लगाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं। जैसा कि देवेंद्र जी ने भी कहा कि जो बीजारोपण है वो पहले दिल में होना चाहिए और अफरोज़ ने भी कहा कि पोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड एंड विच इज़ वेयर इट शुड एक्चुअली एंड। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? जी, आपसे जानना चाह रही हूँ यही सवाल। आपने काफ़ी सालों से इस अभियान का साथ दिया है, जब आपने शुरू किया था और अब यहाँ हैं आपको लगता है कुछ अंतर आया है लोगों में कुछ समझ आई है, या अभी भी आपको लग रहा है उतना ही स्ट्रगल है जितना कुछ सालों पहले था? जी, अभूतपूर्व अंतर आया है। और जब हमने शुरुआत की थी इन कार्यों की, लोगों को गंगा के संरक्षण, गंगा किनारे गंदगी न करने का जो आह्वान किया था हमने जी, आज उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लोग जागरूक हुए हैं, हजारों लोग इस कार्य में हमको देख करके भी जुटे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जब हमने 9 साल पहले इस अभियान की शुरुआत की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने सन्मुख गंगा किनारे की सफाई करते हुए देखा, उसके बाद से और उस अभियान को जन आंदोलन के रूप में जब जनता ने लिया, आज घर का बच्चा भी स्वच्छता के प्रति यदि आकर्षित हो रहा है, लोग कहीं भी कूड़ा करने में, गंदगी करने में सकुचाते हैं, तो आज निश्चित रूप से यह हमें लगता है कि पिछले 9 वर्षों में जो हमने यह कार्य किया है, गंगा के तट पर लोगों को समझाने का, बताने का, गंदगी न करने का, पॉलिथीन मुक्त गंगा घाट बनाने का, हमने कई वर्षों से गंगा तट पर कोई पॉलिथीन लेकर के ना आए, पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करे, पॉलिथीन को गंगा में विसर्जित ना करे। काशी में लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल करना, सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल गंगा घाटों पर लोग ना करें, इस निमित्त भी काफी अरसे से जो ये प्रयास किया, इसका एक सफल परिणाम सामने आया कि आज पॉलिथीन धीरे धीरे लोग, दुकानदार जो कि सामग्रियां, पूजन सामग्रियां घाटों पर बेचते थे, या कई लोग, माताएं बहनें पूजन सामग्री पॉलिथीन में लेकर आती थी और पॉलिथीन को वहीं घाट पर छोड़कर चली जाती थी। हम लोगों के इस अभियान से, जो कि विगत कई वर्षों से जब हमने नाव के माध्यम से, लाउडस्पीकर के माध्यम से सफाई करके और जनता जनार्दन के सन्मुख यह बताते हुए, यह दिखाते हुए हमने यह प्रयास किया वाराणसी के घाटों पर, और यह प्रेरणा जो हम लोगों को मिली, निश्चित रूप से इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो आंदोलन है, वह हमारे साथ, उनका आशीर्वाद काम कर रहा है और लोग सफाई के लिए जागरूक दिखाई देते हैं। आज घाटों पर गंदगी नहीं के बराबर दिखती है, और जो लोग इस ओर अभी जागरूक नहीं हैं, उनको
भी जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 100% योगदान जब जनता के लोग हमारे साथ मिलकर करते हैं और जनता जनार्दन आगे आ रही है इस निमित्त, तो लगता है कि मानो हमने जग जीत लिया। क्योंकि सफाई है तो स्वास्थ्य है, और गंदगी है तो बीमारी है, और सबका साथ हो गंगा साफ हो। इस मूलभूत बातों को ध्यान में रखकर जन भागीदारी, इस जन सहभागिता इस ओर सुनिश्चित करना कि लोग अपने आप को इस निमित्त, पर्यावरण संरक्षण के निमित्त आगे आए, लोग इस ओर ध्यान दें, प्रेरणा लें, और इस प्रेरणा के पीछे सबका स्वास्थ्य छिपा हुआ है। और हम आरोग्य भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत की ओर बढ़ते जाएं। इन सब के पीछे एकमात्र यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि हम निरंतर अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा वातावरण दें, एक ऐसा पर्यावरण दें जिसमें न कोई बीमारी हो, न गंदगी हो। और आज 9 अगस्त है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का एक नारा दिया गया था। आज हम आपके माध्यम से गंदगी भारत छोड़ो का एक नारा देते हैं, और सबको यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को निरंतर एक ऐसी परिस्थिति में लाना है कि हमें शुद्ध जलवायु मिले, शुद्ध हवा मिले, और हमारी जो माता की तरह हितचारिणी नदियां हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, जिनसे हम पेयजल भी लेते हैं, हमारी सिंचाई, हमारी खेती, हमारे धार्मिक, हमारे तीर्थाटन, इन नदियों के किनारे हम अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार संपादित करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नदियां हैं, जो हमारे भारत की आत्मा है, उनको संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना प्रत्येक जनमानस का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हमारा जो भारतवर्ष है निरंतर इन पवित्र नदियों के सानिध्य में आगे बढ़ता रहे और एक विकसित राष्ट्र की ओर हम आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, आप सभी इस अभियान से जुड़े हैं, प्रकृति को बचाने का एक आपने जिम्मा उठाया है खुद ही। देखा गया है कि लोगों का कई बार कहना होता है कि हाँ, पर्यावरण को बचाना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए, एक प्लांट को आप अडॉप्ट करिए, उसको पालिए, उसको बड़ा करिए। लेकिन एक और साथ में जो चीज़ सुनने को मिलती है वो ये है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम अपनी रोज़ी रोटी कमाने में इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं कि पेड़ पौधों के बारे में सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए हमारा वक्त नहीं है। अफरोज़, क्या कहना है आपका इसके बारे में? लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो श्रुति जी बॉम्बे में बहुत लागू होता है। बॉम्बे में लोग बोलते हैं चेक देना बहुत आसान है, टाइम देना बहुत मुश्किल है। बॉम्बे जैसे शहर में लोग इतने बिजी रहते हैं। बट मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ, मैं भी अपने पे लागू करता हूँ और दूसरे भी लागू करें। हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, अगर 2 घंटे देश के लिए दे दो या पर्यावरण के लिए दे दो, क्या आपकी और हमारी लाइफ। बचपन से ये बोला जाता है कि अपना करियर बनाना, जॉब ले लेना, बिजनेस सेटअप कर देना, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी पैसे जमा कर लो, बैंक बैलेंस बना दो, घर ले लो, वेकेशन पे जाओ, अच्छी जिंदगी कर लेना। कोई माँ बाप अब ये बोलता नहीं है कि ये देश के प्रति भी कुछ टाइम दे दिया करो, पर्यावरण के लिए भी कोई टाइम दे दिया करो। हम जो बॉम्बे में मुहिम चलाते हैं, 25 मिलियन लोग हैं मुंबई शहर में, ये 5 यूरोपियन देश के बराबर है। 5-5 मिलियन, 10 मिलियन के एक यूरोपियन देश होते हैं। हमारी मुहिम यही है कि किस तरह हम हर नागरिक को इसमें इन्वॉल्व करें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। श्रुति जी सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो हर नागरिक जुड़े। अब मैं आपको हमारे फिगर्स देता हूँ जो हम करते हैं। कम से कम 1 लाख लोगों को हम 8 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस तरह सर्कुलर इकोनॉमी जो बोलते हैं, गार्बेज कम कैसे किया जाए। एक तो गार्बेज को वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू रिसाइकल करना, एक है गार्बेज को जो समुद्र नदियों में जा चुके वो निकालना, और एक है कि गार्बेज को जनरेट होना ही देना नहीं। 1 लाख लोगों को हम दिन रात, मैं और मेरे वॉलंटियर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज देखो मेरा सुबह का दिन
बच्चों के साथ था। अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ एक जंगल है संजय गांधी नेशनल पार्क, वहां जा रहा हूँ। 43 विलेज है, विलेजेस में ये बात करना, ट्रेनिंग देना, उनका हाथ पकड़ना, हैंड होल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत ही जरूरी है। अब वो होता नहीं, क्या होता है, एक बड़ा सा पॉलिसी फ्रेमवर्क डिक्लेयर हो जाता है, फिर वो जो अपनी व्यवस्था है और जो दूसरे लोग हैं जो चलाने वाले, वो बोलते हैं मेरे हायरार्की में नीचे वो चलाए। अब ये इंग्लिश में कहावत है, हु विल बेल्ट द कैट, कौन ये जो एक्चुअली तकलीफ का काम है नीचे सोशल चेंज लाना, ये करेगा कौन? क्या मैं अकेला? क्या हमारे वॉलंटियर्स? क्या हर नागरिक? क्या ये आप तलाटी, तहसीलदार और कलेक्टरों पे छोड़ दोगे? क्या बीएमसी पे छोड़ दोगे? क्या अर्बन लोकल बॉडी पे छोड़ दोगे? तो ये क्वेश्चन जो है बैकवर्ड बाउंस होता है। और हम लोग यहाँ बम्बई में यही चाह रहे हैं कि हमारा योगदान रहे टाइम से, हमारा योगदान रहे पैसे से। माई टाइम, माई एफर्ट, माई मनी, ये 3 लेके हम चलते हैं। और 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग हो रही है। 80-85 मिलियन केजीज अब तक हम लोगों ने क्लियर कर दिया है समुद्र के किनारे से। एक नदी है हमारे बॉम्बे में, मीठी नदी, उसका 4 किलोमीटर का तट साफ हो गया है। उसके आजू बाजू एक 50,000-75,000 लोग रहते हैं, उनका कूड़ा कचरा निकालना, उनका कूड़ा कचरा कम करना, प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करना। तो ये, और बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, इन पे ये प्रोग्राम रन किया जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक वकील था बॉम्बे हाई कोर्ट में, अगर मैं कर सका तो ये कोई भी कर सकता है। तो इसमें कोई भी देशवासियों को जरा भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं कैसे करूं और मैं कर सकता हूं कि नहीं। हर आदमी ये डिसाइड कर ले कि मैं 2 घंटा हफ्ते में मैं ये देना चाहता हूँ। बिजी रहते हैं लोगों के पास काम भी है, बिजनेस भी चलाना है, जॉब भी है, कई गवर्नमेंट के सरकारी नौकरियां भी हैं लोगों के पास। मैं बोलता हूँ 2 घंटे निकालो। हम 1.5 बिलियन है इंडिया में, हर हफ्ते 2 घंटा निकाले तो बताइए 3 बिलियन घंटे के काम होंगे एक हफ्ते में, और पूरे साल का कैलकुलेट करो तो छोटी सी पहल ना, वो माइंड में ये ट्रिगर करना कि चलो अब कर देते हैं, और करना चाहिए, और जिंदगी भर करना चाहिए, कंसिस्टेंटली करना चाहिए, परसिस्टेंटली करना चाहिए। और यही देश प्रेम है, कोई और परिभाषा हमारी समझ में नहीं आती देश प्रेम की। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडों को बाहर लाना, ठीक है, वो आप लाए, आपने अनफ्लग किया, सैल्यूट भी किया, उसके बियॉन्ड भी कुछ लव जो है देश चाहता है। आप अभी जो लोग हस्बैंड वाइफ है यहाँ या रिलेशनशिप में, आप बोल दीजिए वाइफ या हस्बैंड को कि मैं आपको कहीं लंच पे नहीं ले जाऊंगा, डिनर पे नहीं ले जाऊंगा, कभी शाम में टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। आपका जो कंपेनियन है बोलेगा ये क्या कर रहे हो भाई, ये किस तरह का लव है। वैसे ये जो देश के लिए प्रेम है, प्लानिट के लिए, इसको टाइम चाहिए, इनको समझना पड़ेगा। जब तक हम टाइम नहीं देंगे तो तब तक हम खाली हमारा जो आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, ये जबान पर रह जाएगा। हफ्ते में जो भी ये कार्यक्रम सुन रहा है, नरेंद्र मोदी जी खुद चीख चीख के बोल रहे हैं, आगे पुश कर रहे हैं लोगों को कि जुड़ो। ये अकेले आदमी का काम नहीं है, और ये एक गवर्नमेंट का काम भी नहीं है अकेले। इसमें जब सब लोग कोलैबोरेट करेंगे तो ये कहीं गाड़ी चलेगी। जर्नी शुरू हो गई, बट इसको पुश करते रहना चाहिए। बिल्कुल। अब हमारे साथ ही आपके जैसे ग्रीन वॉरियर हैं आप, हमारे साथ एक ग्रीन वॉरियर की कहानी ये भी है। रमैया जी हैं, ट्रीमैन उनको कहा जाता है। उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, अपनी पर्सनल ज़मीन बीज खरीदने के लिए और पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो ऐसा भी एक वक्त आया कि लोगों ने उन्हें कहा कि ये पागल हैं। अब फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक चीज़ सामने आती है जब आप इस तरह के कार्य करने चाहते हैं कि क्या पागल हैं ये, और फैमिली कहेगी कि छोड़ो ये सब, ये क्यों कर रहे हो आप। तो कारा जी, आपसे जानना चाहूँगी फ़िलहाल में कि फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी है इस सब कार्य करने में, और उसमें किसी तरह का चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एक ग्रीन वॉरियर हमारे साथ है रमैया जी, उनको भी लोगों ने पागल घोषित कर दिया कि ये पागल है, अपनी ज़मीन बेच दी, पर्यावरण के लिए बीज खरीदने हैं इनको, ऐसा क्यों किया। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर हम आपसे जानना चाहें तो। जी, बात की बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है फैमिली सपोर्ट के लेके। जी, इस कार्य की शुरुआत वैसे मैं 4 से 5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 2 साल पहले मैं अचानक से बीमार हो गया था, किसी कारणवश कुछ इन्फेक्शन हो गया था मेरे शरीर में, जिससे मुझे इमरजेंसी कुछ बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एक महीने से अबव मुझे रखा। तो
बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ से ट्रीटमेंट मिला, और जब मैं केयर होके अच्छे से ठीक होके घर पे आया तो मेरी फैमिली वालों ने मुझे डांट फटकार, वाइफ ने, मेरे बच्चों ने, मेरे मदर पेरेंट्स ने, सब ने एक ही लगा दी कि ये गंदा काम आप छोड़ दो, ये प्लास्टिक वाला बिल्कुल ये गंदा है, इसमें इतनी सारी बीमारियां आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, आप इससे बीमार हुए, आप इसको नहीं करोगे। यानी कि इसके लिए मेरे साथ इतना सारा डिप्रेशन हो गया था। आसपास के लोग जो मेरे कुछ मित्र थे, कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने भी मुझे एकदम नेगेटिव पर्सन में डाल दिया था कि ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, आप मत कीजिए। लेकिन बस वही मेरी लगन और मेहनत एक ही, मैंने हिम्मत नहीं हारी कि नहीं, हाँ उनसे हाँ रखा और उनसे ना भी रखा, लेकिन काम को धीरे धीरे वापस शुरुआत से अच्छे से उसको वापस बढ़ाता गया। आज बढ़ाते बढ़ाते आज वही फैमिली वाले, जब आप सबके सहयोग से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जाना, या लोग मुझे सपोर्ट करते, बच्चे सपोर्ट करते, तो वो समझ रहे कि हाँ शायद हमने मना करके गलती किया। लेकिन आज मेरे फैमिली वाले ही और मेरे अदर फ्रेंड्स, कजन, वो भी मेरे साथ इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जो कहीं भी मैं इन्वायरमेंट प्रोग्राम कराता हूँ तो मेरे साथ वो हमेशा ज्वाइन में सपोर्ट में तैयार रहते हैं। काफी अच्छी अभी ये मुहिम चल रही है और मुझे इस चीज को लेके बहुत परेशानी हुई, ये आपने सही बताया। फिर मैंने लोगों को ये एक नई थीम शुरू की, जल, जमीन और जंगल के नाम से थीम शुरू की। इसमें जल संरक्षण का मैं ये हमेशा उद्देश्य देता था कि कहीं भी आप पानी का बोतल भी खरीदते हो तो आधा पानी आप रोड पे नहीं गिराए, फेंके नहीं, आधा पानी आप पेड़ के अंदर डाले तो उसको कम से कम उसकी जान में उसको जरूरत से ज्यादा उसको पानी मिल सके। जंगल को बचाने में से मैंने बच्चों को जंगल के बारे में बताया कि अपना इतना अच्छा गाँव, दूर दूर से लोग आते हैं घूमने, टूरिस्ट, पशु पक्षी प्रेमी सब आते हैं इन्वायरमेंट को समझने के। ये है, इसको ही हम स्वच्छ और सुंदर रखेंगे तो अपने गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वच्छता दिखेगी, आसपास में काफी अच्छा माहौल रहेगा और अपने आने वाले भविष्य का काम है कि आपका गांव बहुत सुंदर है, लोग आपके गांव की तारीफ करेंगे। तो इसी मुहिम के साथ साथ बच्चे, गाँव वाले, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सबको मैंने इसे धीरे धीरे बढ़ावा दिया और आज मेरे हर पूरी टीम और पूरे गाँव वाले मेरे को सहयोग मिल रहा है इस स्वच्छता की मुहिम में। बहुत ही बेहतरीन। देवेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। देवेंद्र सूरा है हमारे साथ। फैमिली सपोर्ट की जैसे बात की गई, आपके लिए कितना मुश्किल रहा और क्या आपको वक्त मिला कि आप कैसे आपने वक्त निकाला कि आप अपनी फैमिली को वक्त ना दें और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उसके बारे में हमें बताइए। देखो बहने, हम कोई भी कार्य सोचते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, फैमिली वाले हैं या कुछ भी हैं, लेकिन जब मन में कुछ करने की इच्छा हो तो समय अपने आप निकल जाता, हम कितने भी व्यस्त। जब मैं 2011 में चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही के पद पर सिलेक्ट हुआ तो घर वालों ने यही सोचा था कि अब और प्लॉट लेंगे और गाड़ियां लेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन मेरा मन था कि मैं प्रकृति के लिए कुछ ऐसा करूं, पशु पक्षियों के लिए, समस्त जीव जगत को इसका लाभ हो। शुरू में क्या होता, मैं थोड़ा हरियाणी में बताता हूँ कि शुरू में होता था कि घर में पैसे नहीं देता था, पेड़ पौधारोपण पर खर्च करता था, नर्सरी बना रखी थी लोगों को फ्री में पौधे देने के लिए। और कभी हमारे घर आके मामा जी बैठ जाते थे, वो पंचायत करते थे, अब भाई आपका क्या है, आपका मकान नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं है। बुआ आके बैठ जाती थी, अब आप घर कुछ नहीं देते हो, आपका क्या है, यहाँ ना गाड़ी है आपके पास, ना मकान है आपके पास। धीरे धीरे काफी समाज में लोग हमारे माता पिता को बोलते थे ये तो नाश करेगा या इसका जो है इस तरह से पूरा परिवार ही दिक्कत में आ जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे कार्य किया, उनका विश्वास बना, क्योंकि अक्सर समाज में लोग नशा करके या इस तरह से भी तो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब समाज में धीरे धीरे वो पेड़ लगे, लोग जुड़ते गए, लोग उन्हें कहने लगे, गांव वाले कहने लगे, रिश्तेदार भी ये हमारा भांजा है, ये हमारा भतीजा है, ऐसे बोलने लगे। तो उनको ऐसा लगा, गांव वाले बोलते हैं ये हमारा बेटा है, हमारा जानकार है। जब जैसे आप सबने, जैसे पूरे भारतवर्ष में इस मैसेज को पहुंचाया तो बड़ी खुशी मिली और आज उनको गर्व होता है, हाँ ये हमारा बेटा है। जैसे मेरे एक बेटा एक बेटी है, पत्नी है, वो भी बड़ा खुश होते हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए व्यक्ति को साधारण जीवन में ही काम चलता है। जितना साधारण जीवन होगा, उसका साधारण भोजन होगा, उतनी शांति बनी रहेगी, उतना ही प्रकृति के साथ वो बना रहेगा। और इस तरह से मैं ये कहता हूँ, व्यक्ति का जीवन साधारण होना चाहिए,
और ये तो विपत्ति आती है। सबसे बड़ा एक होती है इंटरनल पर्सनालिटी है, एक होती है एक्सटर्नल पर्सनालिटी। तो मैं ये मानता हूं जो इंटरनल पर्सनालिटी जिसके अंदर होती है उसको ना तो किसी बड़ी कंपनी के कपड़े की जरूरत है ना ही, क्योंकि मैं एक एथलीट था और चोर बाजार से जूता खरीद के लाता था दिल्ली से पुराना, तो गेम करता था। लेकिन एक समय आया कनॉट प्लेस सीपी से भी जूता खरीदा, लेकिन मन में माना अब जो साधारण जीवन है, अब जैसा साधारण भोजन साधारण जीवन, अब लोग मैं जाता हूँ बड़े खुश होते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पता नहीं वो कैसी शक्ति मानते हैं क्या मानते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ मैं जैसा पहले था आज भी वैसा है। बहुत ही बेहतरीन देवेंद्र जी। और चलते हैं हम अब राजेश शुक्ला जी के पास। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या चैलेंजेस आपने फेस किए फैमिली फ्रंट पे, किस तरह की आपको सपोर्ट मिला और कितना मुश्किल या आसान रहा आपके लिए? जी बिल्कुल, मैं तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं और रोज सुबह 5 बजे उठकर 5 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में गंगा किनारे, गंगा तट पर लोगों को समझाने का और सफाई का ये जो एक उपक्रम चल रहा है, इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि घर के कितने सारे काम वो छूट जाते हैं और घर में कितनी परेशानियां भी होती हैं। यदि हम घर पे रहकर यह कार्य करें तो घर वालों को भी बड़ा सपोर्ट मिलता है, लेकिन इन सारे दायित्वों का निर्वहन गंगा तट पर साफ सफाई करने के बाद भी, लोगों को जागरूक करने के बाद भी यह कार्य मैं निरंतर बड़ी शिद्दत के साथ करता आ रहा हूँ कि घर का भी सपोर्ट मिलता है। हमारी पत्नी जो कि एक गृहिणी है और निरंतर जब हम गंगा तट पर लोगों को समझा करके जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में जब आते हैं घर पर, तो घर के काम को भी अक्सर हमने एक शुरुआत में कई चीजों को खुद करके जाते थे गंगा तट पर कि घर के लोग भी इससे आशान्वित रहें। और निश्चित रूप से जो फैमिली का सपोर्ट है और हमारी जो अपनी जहां मैं काम करता हूं उनका भी सपोर्ट मुझे निरंतर इस ओर मिलता रहा, ताकि मैं 4 घंटा जो एक समय दे पाता हूं समाज के लिए, पर्यावरण के लिए। निश्चित रूप से कभी कभी परेशानियां तो अवश्य होती हैं, सबके जीवन में आती हैं, हमको भी रूबरू होना पड़ा है, लेकिन एक चैलेंजिंग एक 9 वर्षों का यह जो अभियान, एक ऐसा अभियान हमें लगा कि हमने आज समाज को कुछ दिया है और इससे लोग प्रेरित होकर, यदि सभी जनमानस में कुछ लोग, कुछ हजार लोग प्रेरित होकर यदि इस ओर आगे आएंगे और इस कार्य को करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और हजारों को जागरूक करेंगे, लोग इस ओर आगे बढ़ेंगे। और आपने देखा होगा हम अपने हर कार्य में झंडा, तिरंगा झंडा अवश्य लेकर के जाते हैं। जब मैं सवेरे 5 बजे घर से निकलता हूं तो हमारे स्कूटर पर, हमारे कंधे पर तिरंगा होता है और लाउडस्पीकर होता है, माँ गंगा की आरती का पात्र होता है, सफाई के लिए डलिया होती है, झाड़ू होती है। और जब एक ही स्कूटर पर इन सारी सामग्रियों को लेकर के वाराणसी के 84 घाटों पर, आज शक्ति घाट जाना है, कभी नमो घाट जाना है, कभी मणिकर्णिका घाट जाना है, कभी सिंधिया घाट जाना है, तो जब मैं निकलता हूं तो निश्चित रूप से अभी लोगों, आपने बताया कि लोग सोचते होंगे कि आज 15 अगस्त तो है नहीं, आज 26 जनवरी तो है नहीं, लेकिन ये भाई साहब झंडा लेके जाते हैं। लोग कई तरह की बातें भी करते हैं। हमारे मोहल्ले में भी लोग आसपास ये बातें करते थे कि भाई राजेश जी रोज झाड़ू लेकर के और अपने कंधे पर ये सब रख करके, तो ये सारी बातें हमारे साथ भी हुई, लेकिन हमने इसको एक मेहनत के रूप में लिया, एक चुनौती के रूप में लिया, एक जंग के रूप में लिया। और आज निश्चित रूप से मन में संतोष है कि 9 वर्षों की यह जो 4 घंटे की रोजाना की तपस्या है वो फलीभूत हो रही है। और निश्चित रूप से यह आगे भी सब लोग जुड़ते रहें, लोगों का
आशीर्वाद भी मिले, लोगों का स्नेह भी मिले, जो हमारे बड़े लोग हैं उनका भी संस्कार, और स्वच्छता को संस्कार के रूप में लोग शामिल करें, पर्यावरण को संस्कार के रूप में लोग शामिल करें, यह एक जन आंदोलन बने और हमारा पर्यावरण इतना अच्छा हो जाए कि हमारी आने वाली पीढ़ी, बच्चे बच्चे उस अच्छे पर्यावरण का लाभ लें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। जी, राजेश शुक्ला हमारे साथ बने हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ इस डिजिटल बैठक में जुड़ने के लिए। देवेंद्र सूरा हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। अफरोज़ हैं, अफरोज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिजिटल बैठक में हमारे साथ जुड़ने की और अपना वक्त देने के लिए। और कान्हा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिजिटल बैठक में हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी ये हमारे ग्रीन वॉरियर्स हैं। और इस बैठक में आपने एक बात और नोटिस करी होगी कि मैंने कुछ खास ज़्यादा बोला नहीं, ना ही प्रश्न करे, क्योंकि सीधी सी बात है, इस बैठक में मैं चाहती थी आप इन ग्रीन वॉरियर्स की कहानियां सुने, इनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, इन्होंने क्या क्या दुनिया से सुना, उसको नकार के जो उनका लक्ष्य था कि हमें पर्यावरण के लिए कुछ करना है वो किया। वो मैं चाहती थी कि इस प्लेटफॉर्म से हमारे दर्शकों तक पहुँचे, एक एक व्यक्ति तक पहुँचे उनकी कहानी, और देखें कि कितना इन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे पर्यावरण के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाया। इन सभी ग्रीन वॉरियर से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, आप हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक ऑनर है हमारे साथ। और मेरे लिए खासकर से बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं ग्रीन वॉरियर्स के साथ बैठकर बातचीत कर पाई और उनके स्ट्रगल को दुनिया के सामने रख पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पर्यावरण हरा भरा रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारे लिए लाभदायक रहेगा। तो आप पेड़ लगाएं, पेड़ पौधों को प्यार करें, अपने अपने बच्चों की तरह रखें, क्योंकि पेड़ और पर्यावरण हरा भरा रहेगा तभी हमारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। फिलहाल डिजिटल बैठक में इतना ही, आप दीजिए मुझे इजाज़त।